बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। देश के सभी मेहनतकश किसान भाई बहनों को आफताब का जोहार। किसान भाइयों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चहेते कार्यक्रम कृषि दर्शन से, और कृषि दर्शन में हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू सिंह। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें, किसानों के बीच 50% अनुदान पर कृषि यंत्र का होगा वितरण। फूलों की खेती जरबेरा के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं कलकत्ता रेड। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। समय पर तोड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक लेने से मांग घट जाती है। तोड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण करने की योजना है। कृषि यंत्रों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से होगा। आवेदन पत्र जिला कृषि कार्यालय लातेहार में जमा करें। किसान भाई, सब्जी फसलों में कीटों का नियंत्रण जरूरी है। इन कीटों के प्रकोप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फिरामोल ट्रैप लगाएं। यह ट्रैप 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं। यदि येलो स्ट्रिक ट्रैप या ब्लू स्ट्रिक ट्रैप लगाना चाहते हैं तो 5-5 मीटर की दूरी पर लगाएं। इसे समय समय पर बदलते रहें। इससे कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। जैसे आप फिरामोन ट्रैप्स लगाना चाहते हैं तो 10 बाई 10 मीटर पे आप लगाइए। और अगर आपको येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाना है तो येलो स्टिकी ट्रैप्स या ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, ब्लू, नीले, पीले रंग की 2-3 तरह की जो ट्रैप्स होती हैं उनको आप 5-5 मीटर की दूरी पर आप लगाइए। और लगाने के बाद में देखिए कि इसमें बहुत सारा कीट अपने आप से नियंत्रित होता है। और समय समय पर उनको बदलते रहिए या उन पे जो ग्लू है जो चिपकाने वाला है उसका प्रयोग समय समय पर करते रहें। फूलों की खेती जरबेरा से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 83,350 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कलकत्ता रेड, कलकत्ता पिंक, कलिम्पांग येलो लगाएं। जरबेरा फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी से लेकर बलुई दोमट मिट्टी जिसका pH 7 के आसपास हो उपयुक्त है। पौधे के कई भाग को काटकर उन्हें 30 मिनट तक कार्बेंडाजिम के घोल में डुबोकर लगाएं। जरबेरा फूल की खेती खुली धूप में बेहतर पैदावार देती है, लेकिन थोड़ी छांव में भी पैदावार अच्छी ही होती है। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पक्षियों की कई प्रजातियां बड़े चाव से कीटों को खाती हैं और ये कीट उन्हें आसानी से फसल लगे खेतों में मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैगन फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तोरिया और सरसों फसल के बारे में। अगर आपने भी सोच रखा है तो आप हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानेंगे कि इसका सही वक्त क्या है, कैसी मिट्टी पे ये लगाना चाहिए, किस तरह से देखभाल करनी चाहिए और कौन से उत्तम जो है वो बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, हमसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। तोरिया एवं सरसों की गणना भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों में की जाती है। इन फसलों के लिए जीवांश युक्त अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तोरिया और अगाध सरसों लगाने का उपयुक्त समय सितंबर मध्य से मध्य अक्टूबर होता है। किसान भाई, तोरिया लगाने का समय जो है ये अगस्त जैसे पार कर रहा है, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर जो है आपका अर्ली टाइम में तोरिया लगाने का समय रहता है। तो इसलिए आप तैयारी कर लें कि अच्छी तैयारी रहेगी तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। खेत की जुताई आप गहरी पहले करेंगे। जुताई करके आप जो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, जिसमें लगभग आपके पास अगर 100 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद है तो बहुत अच्छा है, आप खेत में अच्छी तरह से मिला दें। समतल खेत को कर दें, खरपतवार मुक्त कर दें, मिट्टी भुरभुरा हो जाना चाहिए और उसको प्लाट बढ़िया ढंग से बना लें। अच्छी फसल के लिए अच्छे प्रभेदों का चुनाव जरूरी है। T9, PT 203, PT 303 राजेंद्र तोरी की प्रमुख अनुशंसित किस्में हैं। तोरिया के लिए अच्छी प्रभेद जैसे आपका PT 203 और पंचाली है, उसके बाद जो है आपका PT 303 भी है और राजेंद्र सरसों एक भी है, जो कि आप राजेंद्र तोरिया एक है, जिसको आप लेकर के बढ़िया ढंग से आपका उत्पादन अच्छा हो सकता है। तो लगाने का उचित समय 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर है, जिसमें आप इसको अच्छी तरह से बढ़िया ढंग से लगा सकते हैं और ये किसानों के लिए लाभदायक रहेगा। तोरी के अलावे अगाध राई की खेती करने वाले किसान पूसा महक, पूसा तड़क, अर्ली पूसा मस्टर्ड, शिवानी, पूसा वरानी, पूसा अग्रणी जैसी किस्मों का चुनाव करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि तोरिया के साथ साथ अर्ली सरसों लगाने की जो बात आपने बताया, इसमें भी जो अच्छी वेराइटियाँ हैं जैसे पूसा मस्टर्ड 25, 28 या 30, तो इनको भी चुनाव करना चाहिए। और जैसे शिवानी भी लगाते थे लोग, और पूसा अग्रणी, पूसा महक, पूसा तड़क और पूसा बरानी, ये तमाम तरह की जो वेराइटियां हैं इनको भी प्रयास करना है। और इसका जो बीज होगा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगेगा। लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी रहेगी 15 से 20 सेंटीमीटर, इस पे लगाएंगे। अच्छी फसल के लिए अच्छी संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तोरी और राई की खेती के लिए उर्वरकों की मात्रा अलग अलग डाली जा सकती है। इसमें जो उर्वरक की बात होती है, उर्वरक इसमें नाइट्रोजन 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर इसमें देते हैं, जिससे हमें अच्छा लाभ मिलता है। जितने किसान भाई हैं सरसों या तोरिया लगा रहे हैं, वे हमेशा ध्यान रखें कि हमें जिंक सल्फेट अगर है तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे तो उसमें दाने की मात्रा अच्छी बैठेगी और उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होगी। भारत सरकार ने भी ये तिलहन के लिए CFLD में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, जिसमें पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सरसों को उत्पादन बढ़ाने के लिए हम सभी को अलग से प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्रों में दिया गया है। पिछले वर्ष हम लोग 450 एकड़ में, जिसमें 350 एकड़ जो है CFLD और 100 एकड़ जो है ये भरतपुर सरसों अनुसंधान संस्थान से प्रोग्राम को लगाया गया था। इस वर्ष भी सरसों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है प्रोग्राम ले आया है, जिससे किसान भाई धान काटने के बाद सरसों ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लगाएं और जो ज़मीन खाली पड़ा हुआ है अभी, तो उसमें आपका तोरिया सरसों लगाने के लिए पूरी तरह से खेत तैयारी करके उसमें सरसों लगाएं। इन तिलहनी फसलों के लिए 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद 3 या 4 पत्ता निकलने के पश्चात सिंचाई करें। फूल और फली आते वक्त सिंचाई अवश्य करें। जो अर्ली है आपका तोरिया में तो ज़्यादा पानी, जो अभी ऊपर से भी पानी बरसात हो रहा है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत पड़ता है। जो मेन सीजन का जो सरसों होता है उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मेन सीजन को तो अभी ये नहीं है, ये तो अर्ली है,
तो अर्ली में जो है तुरिया लगता है, इसके लिए धीरे धीरे हल्का हल्का झीसी पानी गिरते रहता है। इस हिसाब से हम सिंचाई करते चलेंगे। सरसों और राई की फसल को लाही कीट सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचाव के लिए 10 परणी या पीला प्रपंच का उपयोग कारगर होता है। इमिडाक्लोरोप्रिड नामक दवा के इस्तेमाल से भी लाही के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। तो रोग और कीड़ा दोनों होता है। जैसे कीड़ा इसमें लगता है एफिड, तो उसमें जो लाही बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उसका रस चूस लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा घर का उपाय है, घरेलू उपाय है, 10 परणी जो है 10 तरह के पत्ते को लाना है, उसको काट करके टुकड़े टुकड़े बना करके एक हिस्सा, और उसको जो है 2 हिस्सा जो है जानवर का मूत्र में जो है 10 दिन सड़ा करके छान करके, और 1 भाग पानी और लगभग ये 10 भाग ये मिला छिड़काव करेंगे तो रुक जाएगा। दूसरा है नीम का तेल, 1 लीटर पानी में 1500 ppm का है तो 5 ml मिला करके छिड़काव मारेंगे तो वहाँ भी रुक जाएगा। तीसरा है आप जो है येलो स्टिकर, पीला कार्ड होता है जो A4 साइज का रहता है, उसको बीच से काट दें और खेत में पौध से लगभग 1 फीट ऊंचाई पर उसको बांध देंगे, तो वो जो है जितने कीड़े हैं रस चूसने वाले जाकर वहाँ लटक जाएंगे और फिर आप रोक सकते हैं। मतलब 1 एकड़ में लगभग 8 उसका लगेगा, और उसके लगा देने से पूरे ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ा वहीं रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की संभावना रही। अगर ज़्यादा लग भी गए हैं, इमिडाक्लोरोप्रिड जो है आप 1 लीटर पानी में 1 ml घोल बना करके छिड़काव मारेंगे तो उस समय ये कीड़े रुक जाएंगे। और रस्ट भी लगते हैं, जो रोग है तो उसमें रस्ट आने की संभावना रहता है। तो इन सब को रोकने के लिए आप जो है फंगिसाइड में आप डाइथेम 45 या बेबिस्टीन, ये इन सब को उपयोग करके आप उसको रोक सकते हैं, या ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी रोक सकते हैं। तो आप कीड़े में केवल वही आपका एफिड आने की संभावना रहेगा, इसलिए उसको उस तरह से रोकने का प्रयास करेंगे। समय रहते तोरी और राई की खेती के लिए खेत तैयार करने और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तकनीकों का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। किसान भाई बहन, आप खेती बाड़ी करते हैं और जैविक रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन रासायनिक खाद ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जैविक खाद का मिट्टी के लिए कितना उपयोग है, किसकी महत्ता क्या है, इसी विषय में आज आपको हम जानकारी दिलवाने वाले हैं। तो सीधा अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खाद का हमारे खेती बाड़ी में क्या महत्व है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर कल्चर, एजोस्पाइरिलम कल्चर, नील हरित शैवाल, माइकोराइजा सहित कई जैव उर्वरक हैं जो तिलहनी, दलहनी सहित कई अन्य फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर इसको इंग्लिश में कहते हैं। कुछ इस तरह के जो जीवाणु हैं, प्राकृतिक रूप से राइजोबियम है, PSB में स्यूडोमोनास सिस्टाटा है, बैसिलस पॉलीमिक्सा है, तो वो जैव उर्वरक मतलब कि राइजोबियम जैसे है, वो जैसे राइजोबियम का एक उदाहरण दिया जाए तो वो एलिमेंटल नाइट्रोजन जो वातावरण में 75% है, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके पौधों को उपलब्ध कराता है, उसी को जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरकों या जीवाणु कल्चर को बीज के साथ मिट्टी में मिलाने पर खेत में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। ये विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक होते हैं। इन जीवाणु कल्चरों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी होती है और यह पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त होता है। जैव उर्वरकों का जहाँ तक प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में की बात किया जाए तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, क्योंकि देखिए इससे जैव उर्वरक करने से 2 चीज़ों का होता है। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, हमारा लागत भी कम होता है। जैसे एक हम दलहन फसल को यदि उदाहरण के रूप में लिया जाए तो दलहन फसल में राइजोबियम जीवाणु, आप किसान भाई जानते हैं, उनके गांठ में एक नोड्यूल होता है, गांठ होती है जड़ में, उसमें राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो निवास करता है। तो अब एक सिर्फ राइजोबियम जीवाणु खाद पैकेट का दाम 15 रुपया 20 रुपया का 200 ग्राम का पैकेट आता है सिर्फ, और उससे कम से कम 25% मिनिमम 25% डोज यूरिया का हम कम कर सकते हैं। और वो नाइट्रोजन 25% राइजोबियम जीवाणु का 25% नाइट्रोजन किसान इसको फसल को उपलब्ध भी करा देता है, और केमिकल फर्टिलाइजर का डिपेंडेंसी कम होती है। तो जो सॉइल का माइक्रोफ्लोरा है उसमें पर्यावरण है, मिट्टी का पर्यावरण में जीवाणुओं की संख्या, जो अच्छे जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है।
जीवाणु कल्चर के उपयोग में कुछ सावधानियों की जरूरत होती है। जीवाणु खाद को धूप तथा गर्मी से दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। खरीदते वक्त उपयोग के लिए सुनिश्चित अवधि पर ध्यान दें। किसान भाई जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते समय जो बात की बात है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो पैकेट जब जहाँ पे भी उर्वरक लें, जैसे झारखंड की बात है तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उत्पादन होता है वहाँ से लें, या इफ्को का है वहाँ से ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहिए कि वो कब का बना हुआ है और वो एक्सपायरी तो नहीं है। पैकेट फटे नहीं होने चाहिए, कहीं भी पैकेट फटे होंगे तो जीवाणु मृत्यु रहते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहार कैसे करेंगे। जैसे कि दो तरह के जीवाणु खाद आ रहे हैं, एक तरल आ रहे हैं, एक सॉलिड आ रहे हैं, सूखे के तरह। यदि सूखा वाला जो जीवाणु खाद पैकेट में होते हैं, 200 ग्राम जीवाणु खाद 10 केजी सीड के लिए पर्याप्त है। 10 केजी सीड ले लेते हैं। 10 केजी सीड पहले क्या करते हैं, 500 ml पानी ले लिए, उसमें गुड़ को मिला के खौला लेते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो उसमें एक पैकेट जीवाणु खाद डाल देते हैं और उसी में 10 किलो सीड डाल देते हैं। वो डाल के और मिला के और छाया में रख देते हैं। और छाया में रखने के बाद धूप नहीं लगनी चाहिए, धूप में लगने पे जीवाणु मर जाते हैं। और 15 मिनट बाद उसको हम खेत में व्यवहार कर देना चाहिए। किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस फसल के लिए जिस कल्चर की अनुशंसा की गई है उसका ही इस्तेमाल करें। जहां तक संभव हो आवश्यकता अनुसार मात्रा का उपयोग करें। पहला तो ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दलहन के लिए जो दलहन है, तिलहन है और जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, ये फसलें हुए, तो सबका जिसका जो अनुशंसा है उसी के अनुसार हम व्यवहार करें। अब व्यवहार करते समय यदि आपकी जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो जिसको बोलते हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, थोड़ा जैव उर्वरक, थोड़ा रासायनिक खाद, थोड़ा जैविक खाद, तीनों के कॉम्बिनेशन में यदि हम व्यवहार करते हैं तो काफ़ी अच्छा। जैसे एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए दलहन में लें तो दलहन में हम राइजोबियम जीवाणु खाद से नाइट्रोजन दे सकते हैं। फास्फोरस को हम DAP से दे दें, या फास्फोरस की 50% मात्रा को हम कम कर दें रासायनिक खाद की DAP को, और 50% मात्रा हम करीब PSB जो जीवाणु खाद है, बैसिलस पॉलीमिक्जा और सुडोमोनास सिस्टाटा जो दो जीवाणु होते हैं उनसे पूर्ति हो जाएगी। और पोटेशियम का हम खाद दे दें तो ये देखिए जीवाणु खाद भी हो गया, नाइट्रोजन भी पूर्ति करता है जीवाणु, और फास्फोरस भी कर देगा, और इधर रासायनिक। तो ये इसी को बोलते हैं समेकित प्रबंधन। इससे क्या है कि यूरिया के कंपेरिजन में या DAP के कंपेरिजन में काफ़ी कम इसका दाम होता है। जीवाणु उर्वरकों के प्रयोग से फसल की उपज में वृद्धि होती है, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है और आगामी फसलों के लिए लाभकारी होता है। तो किसान भाई बहन अब समझ में आ गया कि जैविक खाद और रासायनिक खाद का फर्क क्या है और आपकी मिट्टी को कितना वो अच्छा कर सकती है और रासायनिक खाद कितना खराब कर सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अपने किसान भाई बहनों को बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारा कोई भी कार्यक्रम उस पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। लेकिन जाने से पहले किसान भाइयों बता दें कि कोरोना काल है और कोरोना काल में आप अपना भी बचाव कीजिए, अपने परिवार का भी बचाव कीजिए। सरकार के बताए गए मापदंडों का प्रयोग कीजिए, सख्ती से उसका पालन कीजिए। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।